हेलो एवरीवन। एनएलएम के 5वें लेक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और फोर्थ लेक्चर के एंड में मैंने एक बहुत क्रिटिकल जगह पर आपको छोड़ा था और वो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, लर्निंग के लिहाज से, अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से और फिजिक्स को एंजॉय करने के लिहाज से। तो मैं जो डिस्कशन वाला पार्ट है वो लेक्चर के एंड में लूँगा। और सबसे पहले मैं आपको अभी और थोड़ा सा जो कल मैं पढ़ा रहा था जहाँ पे मैंने छोड़ा था, कुछ चीज़ें हैं जो डिराइव करनी बाकी है। जैसे कि हम लोगों ने वो दो ब्लॉक्स थे जो रस्सी से कनेक्टेड थे, टेढ़ी रस्सियाँ थी, उनकी वेलोसिटीज में रिलेशन निकाला था, तो वो आखिर आता कैसे है, वो सब चीज़ें हम लोग कुछ यहाँ एक एक करके डिराइव करेंगे। देखो बच्चों, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन को पढ़ने के बहुत सारे मेथड्स में से एक मेथड है कि हम लोग रस्सी की लंबाई जानते हैं कि कांस्टेंट रहती है और प्रॉफिट कितना हुआ अगर किसी ब्लॉक के मूव करने से लंबाई कितनी बढ़ी, तो कहीं से अगर लंबाई बढ़ती है तो कहीं से वो घटनी पड़ती है। तो हम सबसे पहले लॉजिकल चीज़ों को समझते हैं और फिर उसी चीज़ को हम लोग डिफरेंशिएशन वाले मेथड से भी समझेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास ये इस तरह से एक पुली है, ये ब्लॉक जो है इसका नाम है ए, और यहाँ पर पुली से दूसरा ब्लॉक लटका हुआ है, इसका नाम है बी। ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिकल बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी जो है वो v है, तो इसकी वेलोसिटी बताइए। तो इसको सब जानते हैं कि उसकी वेलोसिटी v आने वाली है, बट इसको किस तरह से फील करें वो देखिए। सपोज करो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ से चलते हुए यहाँ आ जाता है। मान लीजिए ये ब्लॉक x डिस्टेंस चल लेता है। तो जब ये x डिस्टेंस चल लेता है और मान लो इस रस्सी की लंबाई को मैं LB बोल रहा हूँ, इसको मैं LA बोल रहा हूँ, तो बताइए LB जो है उसमें कितना चेंज आया। LB कितना हो गया, LB प्लस x। इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर x लंबाई का प्रॉफिट हो गया। अब आप समझने वाली बात यह है कि अगर ये नीचे आया है तो ऑब्वियसली इसको आगे जाना चाहिए, और जब ये आगे जाएगा, मान लेते हैं ये y डिस्टेंस आगे गया, तो आप इमेजिन करो जब ये y डिस्टेंस आगे जाएगा तो जो LA है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा LA माइनस वाई, राइट। बट जो टोटल लेंथ है ना वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब जो पहले लेंथ है और जो बाद में लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि LA प्लस LB मस्ट बी इक्वल टू LA प्लस LB प्लस x माइनस वाई। LA plus LB cancels and you can say that x is equal to y. X was the profit in length and y was the loss in length. What we can conclude out of this understanding or out of this conclusion, हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ x होगा वो वेलोसिटी हो जाएगा, और उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y होगा वो हो जाएगा v प्राइम। x का प्रॉफिट हुआ, y का लॉस हुआ। प्रॉफिट प्लस लॉस, लॉस को अपन ने नेगेटिव में लिया, अपन लोगों ने ऑलरेडी उसको लॉस मान रखा है। इसका मतलब अब जो y का रेट ऑफ चेंज आएगा वो असल में y के रेट ऑफ डिक्रीमेंट आएगा। सो ऑटोमेटिकली दिस इज रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ y विच इज ऑल्सो इक्वल टू v प्राइम। तो यहां से हमने वेलोसिटी में रिलेशन निकाल लिया। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। इफ यू डिफरेंशिएट इट अगेन and if you say that acceleration of this block is AB and acceleration of this block is AA, then you can also comment that AB is also equal to AA, and this will be useful when you are going to apply Newton's laws of motion. जब आप क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से और टफ वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ये बहुत फायदेमंद होगा। सब बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। अब देखो इसी चीज को मैं थोड़ा सा टफ वाले मोड में लेकर के जाता हूं, बट वी विल स्टिक टू अवर प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग मोड। व्हाट इज प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग मोड? कहीं पर अगर फायदा है तो कहीं पर नुकसान है, और फायदा किसके बराबर करना है बच्चों? नुकसान के। यहाँ कितना फायदा था, क्या कितना एक्स्ट्रा लंबाई बढ़ा x, वहां पे कितना कम हो गया y, तो जो बढ़ा वो कम होने के बराबर कर दिया। नाउ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, वही रस्सी है उसी टाइप से है और यहां पर ये पुली है, लेकिन इस बार यहां पर मैंने ये पुली एक और ले ली और ये पुली लेकर के इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर दिया, और इस बार जो ब्लॉक है वो बी ब्लॉक ऐसे है और ये आपका ए ब्लॉक है। नाउ इट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। अगेन दिस ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ये फिर से v वेलोसिटी से चल रहा है और आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसकी वेलोसिटी v प्राइम कितनी होगी।
सेम चीज बाद में काम आएगी जब आप वेलोसिटीज में रिलेशन निकाल लेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलेरेशन में भी रिलेशन निकाल सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस सेम फिलॉसफी. अगर ये बॉडी यहां से लेकर के यहां तक आ जाती है, मान लीजिए कि x नीचे आ जाती है. अब आप मुझे बताओ इसके x नीचे आने से क्या ये पुली भी x नीचे आएगी? क्या ये पुली यहां से x नीचे सरक जाएगी? तो जब ये पुली यहां से यहां आ जाएगी, जब ये x नीचे आ जाएगी, तो ये जो रस्सी है, मान लो इनके नामकरण कर देते हैं L1, L2 और L3. तो बताओ L1 कितना बढ़ जाएगा? L1 विल बी L1 प्लस एक्स, L2 विल बी L2 प्लस एक्स. इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 2x. 2x का हुआ प्रॉफिट. दोबारा समझते हैं. जब ये बॉडी यहां से x आ जाएगी, पुली भी x आ जाएगी, तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी? x. इसकी भी कितनी बढ़ जाएगी? x. और इसको मान लेते हैं y आगे सरक गया. पिछली बार भी हमने y ही माना था. तो बताइए इसकी लंबाई कितनी कम हो जाएगी? y. सो माइनस y मस्ट बी इक्वल टू 0. Because length of the string remains constant, so whatever is profit and whatever is loss, profit plus loss, loss को अगर आप माइनस साइन के साथ ले रहे हैं तो प्रॉफिट माइनस लॉस, मतलब लॉस ऑलरेडी बोल दिया तो इसलिए मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो प्रॉफिट माइनस लॉस मस्ट बी इक्वल टू 0. इसका मतलब मजा आ गया. अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x डॉट इज इक्वल टू y डॉट. डॉट मीन्स रेट ऑफ चेंज. यू नो व्हाट इज x डॉट? x डॉट वाज वेलोसिटी. So y dot will be the velocity of the block A. So this is how you can predict that this block is moving with the double velocity of this block. Simple logic है. जब ये ब्लॉक नीचे आता है, सपोज करो 1 सेंटीमीटर नीचे आया, तो 2 सेंटीमीटर रस्सी बढ़ी. अब वो 2 सेंटीमीटर आएगी किधर से? इधर से. इसका मतलब ये जिस वेलोसिटी से आता है, वो जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसकी डबल वेलोसिटी से आगे बढ़ता है. एंड इफ यू डिफरेंशिएट इट अगेन, then you will be able to calculate, find out a relation between their accelerations as well. उनके एक्सेलेरेशंस में भी रिलेशन आ गया. तो ये देखो, सबसे पहले तो बहुत सिंपल तरीके से, जो एक कोई भी लेमैन भी समझ सकता है, उस तरीके से अपन ने इसको समझा. अब मैं इसी चीज को आपको एक दूसरे मेथड से बता रहा हूं, जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है. कई टीचर्स को बड़ा पसंद आता है, कई बच्चों को भी पसंद आता है, बट व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट आई फाउंड दैट 99.99% सवालों में ये जो मेथड मैंने आपको पहले बताया है, दिस इज बेटर, सुपीरियर देन एनी अदर मेथड. क्योंकि हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं इतने ज्यादा लूप वाले नहीं आते कि हमको रेट ऑफ चेंज पे जाना पड़े, डिफरेंशिएशन मेथड पे जाना पड़े. बट कई बच्चों को अच्छा लगता है कि सर आप तो एकदम सिस्टमेटिक मेथड बता दो मेरे को उसमें मजा आता है. तो सिस्टमेटिक मेथड पे चलते हैं. देखो बच्चों, ये लेंथ है LA और ये लेंथ है LB. दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. व्हाई दिस इज कांस्टेंट? और क्या मैं यहां से आते कि रस्सी को भी शामिल करूं? कर लो. पर आपको पता है यहां से आते कि रस्सी कांस्टेंट होने वाली है. इसका मतलब ये लेंथ चेंज नहीं होगी, तो जो चेंज हो रही है ना, मैंने वही ले ली बस. राइट. अब आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स बताता हूं मैं यहाँ पे. देखो, अगर मान लो कोई रस्सी है, उसका अगला सिरा v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, v1 से आगे जा रहा है, और ये वाला सिरा v2 से पीछे जा रहा है. ऐसा कैसे संभव है कि इसका v1 से आगे जाए, इसका v2 से पीछे जाए? तो कई बार वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे कनेक्टेड होते हैं, और एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है. तो रस्सी की जो लंबाई है, अगर वो l है, तो बताओ किस रेट से चेंज होगी? dl बाई dt विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2. अब मेरे ख्याल से इससे सारी चीजें आ जाएंगी. सोचो अगर v2 जीरो हो और v1 पॉजिटिव हो, तो फिर ये सिर्फ v1 रह जाएगा. सोचो अगर v1 जीरो हो और v2 पॉजिटिव हो, तो ये v2 रह जाएगा. सोचो अगर ये पॉइंट आगे आने के बजाय पीछे जा रहा होता, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाता? माइनस v1. ये दोनों ही पॉइंट पास आ रहे होते, तो रस्सी की लंबाई बढ़ रही होती, घट रही होती, घट रही होती. किस रेट से घट रही होती? v1 प्लस v2 की रेट से. तो ये एक अकेला इतना सा आप यदि याद करो ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है. आप यहां पर मुझे फील करके बता सकते हो, व्हेन आई विल डिफरेंशिएट दिस, this will be 0. LA plus LB was constant, so rate of change of LA plus rate of change of LB will be 0. What is LA dot? आप ध्यान से देखो, ये जो रस्सी है LA, इस रस्सी का जो एक सिरा है वो ब्लॉक से कनेक्टेड है, और जो दूसरा सिरा है वो फिसलते हुए जा रहा है. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ इज बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम सेंटर ऑफ पुली. तो ये पॉइंट जो है आगे पीछे जा रहा है क्या? ये तो यही है.
अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ थोड़ी देर बाद रस्सी की लंबाई में या थोड़ी देर बाद रस्सी की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी, तो कोई भी बच्चा देख के बता सकता है घटेगी भाई। अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है तो बताओ 1 सेकेंड बाद इसकी लंबाई कितनी कम हो चुकी होगी, 1 सेंटीमीटर। सो एनीबडी कैन इजीली राइट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एल ए इज माइनस वी प्राइम। कैसे पता चला? यहां पर वेलोसिटी जीरो है, ये सिरा आगे पीछे नहीं जा रहा है, यहां पर वेलोसिटी वी प्राइम है, और आप देख सकते हैं ये एक तरह से ये जीरो है और ये जो है ये अंदर की तरफ है, सो यू हैव टू राइट माइनस साइन है। यहाँ देखिए ये जो रस्सी है, इस रस्सी का एक सिरा यहाँ पर है और दूसरा सिरा यहाँ पर है। मान लीजिए ये भी 1 के रेट से नीचे जा रहा है, तो बताओ 1 सेकेंड बाद इस रस्सी की लंबाई कितनी होगी, एल बी प्लस 1। या यूं समझो कि ये सिरा v से जा रहा है और ये सिरा जो है वो रुका हुआ है, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ एल बी विल बी v माइनस जीरो। सो दिस इज हाउ यू कैन कमेंट दैट v मस्ट बी इक्वल टू v प्राइम। और वही रिजल्ट हमने लॉजिक से भी निकाला, वही रिजल्ट डिफरेंशिएशन से भी निकाल दिया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व, और एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलेरेशन में रिलेशन आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड। मेरे ख्याल से अपनी जगह कम है तो मैं यहां पे बना देता हूं इसको। L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। This is my alternate method. Now let me differentiate it. L1 dot plus L2 dot plus L3 dot is equal to 0. आप देख सकते हैं L1 के बदलने की रेट क्या है। सोचो ये अगर v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो ये भी v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और रस्सी का ये पॉइंट भी v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ये भी v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 0। रस्सी का ये वाला सिरा पुली से अटैच्ड है, पुली कहीं नहीं जा रही, तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी है, 0। आपको उस पॉइंट की वेलोसिटी लेनी है जहां से आपने रस्सी नापी है। तो जिस जगह पे आपकी रस्सी का ये एंड है उस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर नीचे है नहीं। इसका मतलब आप कह सकते हो L1 डॉट विल बी इक्वल टू दिस माइनस जीरो विच इज v माइनस जीरो। L2 dot will be equal to this minus 0. Pulley is stationary. It is neither moving upward nor downward nor right or left. So this will be v minus 0. What about L3 dot? L3 dot के लिए आप देखो ये जो रस्सी है, इस रस्सी का ये सिरा हमेशा यहाँ रहेगा, तो जब ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो L3 किस रेट से बढ़ेगा या घटेगा? You can clearly see that it is going to decrease. So you have to write minus v prime minus 0 is equal to 0. जब लंबाई कम हो रही हो ना, जैसे यहाँ देखिए ये वेलोसिटी अगर अंदर हो तो माइनस वी टू लिख दो, ये भी अंदर हो तो माइनस वी वन लिख दो। जैसे इस केस में क्या है, ये जीरो वेलोसिटी है और ये वी प्राइम है, तो लंबाई कम करेगा, तो आई हैव रिटन माइनस वी प्राइम। सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दैट वी प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी, विच वी हैव कंक्लूडेड हियर इन अ वेरी सिंपल मैनर एंड वेरी सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक बार आप अच्छी तरह से ये दोनों मेथड को समझ लो और नोट कर लो और इसकी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद मैं आपको 3 एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, उन तीनों एग्जाम्पल्स पे आपको इसको अप्लाई करना है। ये मेथड अच्छा लगे प्रॉफिट लॉस वाला तो इससे करें, ये अच्छा लगे तो इससे करें, दोनों अच्छे लगे दोनों करें। मेरा सजेशन है कि शुरुआत में दोनों से करना चाहिए, आंसर मैच करा करा के देखना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन आपको करना है उसी टेक्निक से, प्रॉफिट और लॉस वाली से। 3 बोला था मैंने, पहले 1 लिख रहा हूं फिर एक और लिखूंगा आपके लिए। एक ब्लॉक है, एक पुली से कनेक्टेड है। दिस पुली इज हैविंग अ फिक्स्ड एंड एंड अ मूविंग एंड, फिक्स लाइक दिस, और उसके बाद यहां पे आता है ऐसे, ठीक है। ये 10 किलो का ऑब्जेक्ट है और ये 5 किलो का ऑब्जेक्ट है। जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 पे रिलीज्ड एट रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज्ड एट रेस्ट, ठीक है। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ 5 kg एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पर 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आपको बतानी है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल कैसे होगा, तो बच्चों इसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल होगा।
एक्चुअली जैसे आप न्यूटन्स लॉ लगाने की कोशिश करेंगे तो आप एक जगह पे जाके उलझ जाएंगे। कैसे उलझेंगे? आपके पास वेरिएबल्स होंगे 3 और इक्वेशन होंगी 2। एट दैट टाइम यू विल लीड इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, और वो कंस्ट्रेंट कहाँ से आएगा? जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा, कैसे इनके वेलोसिटीज को रिलेट करते हैं, कैसे इनके एक्सेलरेशंस को रिलेट करते हैं। ट्राई करिए, 1.5 मिनट का पॉज लीजिए, ट्राई करने के बाद वापस आइए, आपको इसका सोल्यूशन मैं उस टाइम पर बताऊंगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है। यहाँ पर सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। आई एम कंसिडरिंग पुली विद ब्लॉक बिकॉज पुली इज मासलेस ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसके साथ ही ले लिया। मान लीजिए कि इसका एक्सेलेरेशन जो है वो a है और इसका एक्सेलेरेशन b है। ठीक, अब मैं जब इस पे न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा, सो 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 टाइम्स a, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इस पे न्यूटन्स लॉ लगाऊं, मैं ऐसा भी कर सकता था, यहाँ पे भी कर सकता था। फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे 2t बना देता, यहाँ पे 2t बना देता, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता बिकॉज पुली इज मासलेस। सो आई कैन राइट 2t is equal to 10 times b. This is my equation number 2 a में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके पास वेरिएबल होंगे 3 और इक्वेशन होगी 2। उस टाइम पे आपको कंस्ट्रेंट की जरूरत पड़ेगी। अब कंस्ट्रेंट कैसे इस्तेमाल करना है, उसके अपने पास 2 रास्ते हैं। मैंने दोनों रास्ते आपको बताए। पहला रास्ता है, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक x आगे बढ़ गया, तो अगर ये ब्लॉक x आगे बढ़ा तो पुली का सेंटर भी x आगे बढ़ेगा। ये अगर यहां से यहां आ गया तो ये पूरा पूरा सिस्टम, क्योंकि यहां से यहां तक की जो रस्सी है वो फिक्स लंबाई की रस्सी है, तो अगर ये x आगे बढ़ता है तो ये भी x आगे बढ़ेगा। तो बच्चों कितनी जगह से अपने को रस्सी फ्री होगी? इमेजिन करो ये पुली यहां से यहां आ गई, तो x और x कितनी रस्सी आपके पास एक्स्ट्रा आएगी? 2x। कितना लॉस होगा यहां से? x प्लस x 2x। और ये मान लीजिए y आ गया नीचे, तो ये जो रस्सी है ये बढ़ेगी, ये लंबाई बढ़ेगी, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया? y। तो जितना उधर से लॉस होता है उतना इधर से प्रॉफिट होता है। यू डिफरेंशिएट इट, you will get relation in velocities. You differentiate it again, you will get relation in acceleration. You know what is x double dot? X double dot was the acceleration of 10 kg. What is y double dot? Y double dot is the acceleration of 5 kg. So you have a relation a is equal to 2 times b. That is your third equation. Now you can use this relation here. इस रिलेशन को यहाँ पे इस्तेमाल करिए और t की वैल्यू को डाल दीजिए 5b. सो आई एम राइटिंग हियर 50 माइनस ये जो t है ना, इसको मैं 5b लिख रहा हूँ। 5 टाइम्स b इज इक्वल टू, a की जगह लिख रहा हूँ 2b इज इक्वल टू 10 टाइम्स b. So this will give you a b is equal to 50 divided by 15, that is equal to 10 by 3 meter per second square. At the same time, if you want to calculate a will be equal to 20 by 3 meter per second square, because you are starting from rest and you want to calculate velocity as a function of time for 5 kg block, then velocity as a function of time is nothing but at, and a is equal to 20 by 3. So it will be 20 by 3 times t. इस तरह से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा उसको आगे वाले लेवल पे ले जाके पूछा, मैं आपसे सिंपल भी पूछ सकता था, इसकी वेलोसिटी v है तो उसकी बताओ। तो आप देख सकते हैं इसकी वेलोसिटी जितनी होती है ना, उसकी वेलोसिटी उसकी आधी आएगी। इसका एक्सेलेरेशन अगर 1 है, ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन अगर 1 है तो उसका क्या होगा? 1/2। जो भी यहां हो रहा है उसका आधा वहां हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके चलने से 2 जगह से रस्सियां रिलीज होती है और इसके चलने से एक जगह से रस्सी एक्स्ट्रा बढ़ती है। तो आप यहां पे उसको देख सकते हैं। नाउ सेम क्वेश्चन आई एम ट्राइंग विद अल्टरनेट वे, अल्टरनेट मेथड, जो मैंने आपको बताया था। मान लीजिए इस रस्सी की लेंथ L1 है। L1 इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सेंटर ऑफ पुली टिल ब्लॉक। मान लीजिए इस रस्सी की लंबाई L2 है। L2 इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सेंटर ऑफ पुली टिल ब्लॉक। और ये जो रस्सी है यहां से यहां तक, सपोज करो ये जो रस्सी है ये L1 है। जो रस्सी यहाँ पे लिपटी हुई है उसको हम लोग कांस्टेंट पार्ट में मान लेते हैं। सो दिस L1 यहाँ से आते की स्ट्रिंग एंड L2 यहाँ से आते की स्ट्रिंग एंड L1 यहाँ से आते की स्ट्रिंग, L2 यहाँ से आते की स्ट्रिंग एंड दिस इज L3. डू यू थिंक दैट L1 plus L2 plus L3 will be constant?
Yes, because this string is inextensible string. This is constant. If you differentiate it, you will get L1 dot plus L2 dot plus L3 dot is equal to 0. एक बार आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो रेट ऑफ चेंज आ जाता है. एक और बार कर दें, यहीं पे कर देते हैं डबल डॉट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल डॉट? इसका मतलब आता है एक्सेलेरेशन. तो बच्चों ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, ये पुली का सेंटर ना नीचे ऊपर कहीं नहीं जा रहा है. इसका मतलब आपसे कोई पूछे बताओ इसका उसके रिलेटिव एक्सेलेरेशन कितना है, तो वो क्या आएगा? a माइनस 0. इसकी बात करिए, ये b से आ रहा है, तो क्या पुली का सेंटर भी b से आगे की तरफ आ रहा होगा? आ रहा होगा. जिस वेलोसिटी से आता है उसी से पुली आती है, जिस एक्सेलेरेशन से आता है उसी से पुली आती है. इसका मतलब, और इसका कितना एक्सेलेरेशन है पुली के इस पॉइंट का? 0. आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा. इसका मतलब ये b से आगे आ रहा होगा ना बच्चों, तो ये होगा माइनस b माइनस 0. ये भी b से आगे आ रहा होगा. 0 क्यों? क्योंकि इसका 0 एक्सेलेरेशन है, ऐसे इसका 0 एक्सेलेरेशन है. तो प्लस माइनस b माइनस 0 इज इक्वल टू 0. सो आपको पता चलेगा a बराबर 2b है. ये a बराबर 2b रिलेशन हमने यहां पर भी निकाला था. तो अब a बराबर 2b के मतलब क्या क्या है? एक तो वेलोसिटी का रिलेशन भी इसी प्रोपोर्शन में आएगा, डिस्प्लेसमेंट का भी इसी प्रोपोर्शन में आएगा, और जो तीसरी इक्वेशन की आपको जरूरत थी वो यहां से आप निकाल सकते हैं. तो एक और मेथड आप लोग बाद में पढ़ेंगे, और वो मेथड एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक है. वो मेथड हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे. एक शॉर्ट ट्रिक है. इस तरह से जब दो बॉडीज एक ही ऑब्जेक्ट से अटैच, एक ही रस्सी से अटैच्ड होते हैं, तो उनके जो एक्सेलेरेशंस होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होते हैं. इसका मतलब जैसे इस बॉडी के ऊपर टेंशन लग रहा है T और इस बॉडी के ऊपर टेंशन लग रहा है 2T, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं A अपॉन बी विल बी इक्वल टू, इसके ऊपर टेंशन लग रहा है T तो इसका टेंशन आएगा बच्चों नीचे, इस बॉडी के ऊपर टेंशन लग रहा है 2T तो उसका टेंशन आएगा ऊपर. इसका मतलब A बराबर 2B एक और अल्टरनेट 2 से निकल सकता है. ये मेथड डिटेल में आपको वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में बताया जाएगा. ये मेथड डिराइव होता है टोटल वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज 0 से. ये तो बिल्कुल आखिरी हथियार है. मान लो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और हमको खाली एक्सेलेरेशन में रिलेशन चाहिए और दोनों बॉडीज जो हैं वो एक ही रस्सी से कनेक्टेड हैं, तो हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं. एक्सेलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन. इवन इफ यू हैव मल्टीपल बॉडीज, 3 बॉडीज 4 बॉडीज कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग इन सम मैनर, देन ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनके एक्सेलेरेशन में रिलेशन निकालते हैं. उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t नहीं आएगा. 2 वाले केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिलहाल अगले 7-8 दिन आप इसका इस्तेमाल नहीं करें. आप सबसे पहले यहां से निकाल के देखें मेथड 1 मेथड 2, और इसको वेरीफाई करना है तो बस खाली चेक करते रहे कि हाँ यार सर ने बोला था आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिट कॉम्प्लिकेटेड. बहुत सारी पुलीज हैं, आप गिनोगे तो मेरे ख्याल से 8-10 पुली तो दिख जाएंगी आपको. अब बच्चों इसको भी हम लोग उन्हीं मेथड से यूं चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकते हैं. बस आप जो मैंने कहा है उसको ध्यान से सुनो, समझो, है ना, और आप उसको अप्लाई करो. आप 1 मिनट का टाइम लो, आप उसको अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके, और उसके बाद 1 मिनट बाद आना, इसका सॉल्यूशन करता हुआ मैं नजर आऊंगा. सबसे पहले मैं अपने प्रॉफिट लॉस वाले मेथड से इसको बताना चाह रहा हूँ. प्रॉफिट लॉस वाला मेथड क्या था? जब ये x नीचे आता है तो ये भी x नीचे आते हैं सब जगह. कितनी जगह से रस्सी की लंबाई बढ़ेगी? 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो गया? 6x. तो इसके नीचे आने से 6x का प्रॉफिट हुआ. यहां से लेकर यहां तक सब कुछ फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है. इसका मतलब इसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं आने वाला, इसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं आने वाला. बफर पुली है, यूजलेस पुलीज, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे. यहां से लेकर यहां तक की लंबाई में चेंज आएगा, क्योंकि जब ये y आगे आएगा तो इसका सेंटर जो है वो भी y आगे आएगा. इसका मतलब यहां से जब ये पुली आगे आएगी तो एक तो ये रस्सी की लंबाई कम होगी, ये कम होगी, और कितनी कम होगी? 2 times y. सो आई कैन से y इज इक्वल टू 3 times x. If velocity of A is x dot,
देन दिस विल बी 3 टाइम्स वी ए, एक बार डिफरेंशिएट कर दें, दिस विल बी वी बी, सो वी बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स वी ए. I wanted to calculate VA by VB, so it will be 1 by 3. If I differentiate again, then acceleration will also have the same ratio, B is equal to 3 times A. इसका मतलब A by B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 by 3. प्रॉफिट लॉस वाले मेथड से मैंने किया. इसको मैंने X चलाया, 6 जगह से रस्सी की लंबाई बढ़ गई. इसको Y चलाया, 2 जगह से रस्सी की लंबाई कम हो गई. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस. नाउ I need different marker. I am using a different strategy for the alternate method. I am writing all the lengths L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 and L10. You have 10 different parts, pieces of a string, but you know total length of the string is constant. So I am writing L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 plus L6 plus L7 plus L8 plus L9 plus L10 is equal to constant. If you differentiate it, then you will get 0 here. तो इसका मतलब सारी रस्सी की लंबाइयां लिख दी और उनको डिफरेंशिएट भी कर डाला और 0 के बराबर कर दिया. अब सपोज करो इसकी जो वेलोसिटी वो है VA, तो क्या पुली के सेंटर की वेलोसिटी भी VA होगी? इसकी भी VA होगी, इसकी भी VA होगी, इन सब की क्या होगी? VA. यहाँ कनेक्टेड है, इन सब की क्या है? 0. पुली के सेंटर्स की क्या है? 0. आपसे कोई पूछे L1 किस रेट से बढ़ रहा है, तो क्योंकि ये पॉइंट VA से नीचे आ रहा है, सब VA से नीचे आ रहे हैं, तो L1 के बढ़ने की रेट क्या है? VA. L2 के बढ़ने की रेट क्या है? VA. ये 6 रस्सियों के बढ़ने की रेट क्या है? यहां से लेकर यहां तक, इन सबके बढ़ने की रेट क्या है? VA. तो दिस विल बी 6 टाइम्स VA. बहुत आसान है, आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है, अगर ये VA से नीचे आ रहा है तो इसका सेंटर भी VA से नीचे आ रहा है, तो जिस जगह से आपने रस्सी को मेजर किया है वो रेफरेंस आपका नीचे आ रहा है, तो ये रस्सी की लंबाई जिस रेट से बढ़ रही होगी दैट विल बी VA. सो फॉर ऑल दीज 6 स्ट्रिंग्स सेम थिंग इज हैपनिंग. नाउ व्हाट अबाउट L7? L7 जो है उसकी लेंथ कांस्टेंट है, सो दिस विल बी 0. ये हो गया आपका 0. L8 ये क्या हो गया? 0. L9 ये अगर VB से आगे जा रहा है तो इसका जो सेंटर है वो भी VB से आगे जा रहा होगा, और ये जो पुली है ये रुकी हुई पुली है, इसका मतलब ये जो रस्सी है इसकी लेंथ किस रेट से कम हो रही होगी? VB की रेट से कम हो रही होगी, क्योंकि वो कम हो रही है इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया. सिमिलरली ये पॉइंट भी VB से आगे जा रहा होगा, ये VB से, क्योंकि पूरा जो पुली है इसका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आगे जा रहा है, ऐसे पूरा एवरीथिंग इज मूविंग अहेड. तो आगे बढ़ने से यहाँ पर एक लास्ट रस्सी है L10, उसकी लंबाई में जो चेंज आएगा वो भी आएगा बच्चों VB. सो VB की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स VA. आई थिंक हमने उस मेथड से भी यही निकाला था, तो ये एक अल्टरनेट मेथड से वेरीफाई हो गया. डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलेरेशन भी आपको मिल जाएगा. अब हमारा जो सबसे शॉर्ट ट्रिक है, देखते हैं जरा उससे भी सेट हो रहा है क्या मामला. शॉर्ट टेस्ट ट्रिक, इसका एक्सेलेरेशन या इसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलेरेशन या उसकी वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होगी. इस रास्ते में टेंशन T है तो T T T T सब जगह ही T आएगी, वो तो एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है. लेकिन यहां पर ये हो जाएगा 2T 2T 2T. इसका मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ A इज प्रोपोर्शनल टू 1/60. T T T कितनी बार हो गया? 6 बार. यहां पे कितनी बार हो गया? 2 बार. Acceleration of B is proportional to 1/2T. You can divide it and you will get the same result. But as I said earlier, इसको अभी अवॉइड करेंगे, अभी हम लोग मेथड 1 और मेथड 2 पे ज्यादा फोकस करेंगे. My next question is also a very attractive question. You have lot of pulleys and 2 blocks. All surfaces are smooth. All pulleys are ideal. Smooth surfaces. आइडियल पुलिस, सारी पुलिस जो है वो आइडियल है. तो बच्चों इसमें आपको क्वेश्चन बताना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा और इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा. दोनों के एक्सेलेरेशंस आपको बताने हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि एक्सेलेरेशंस में ही रिलेशन अपने इंपॉर्टेंट है.
कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसी टाइम पर इनके वेलोसिटीज का रेशियो क्या है, या इसकी वेलोसिटी मान लो v है तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक साथ बहुत सारी चीजें आती है, ऐसा नहीं कि एक्सेलेरेशन ही निकलेगा। आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो वेलोसिटीज के रिलेशंस भी निकलेंगे, राइट। आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए 3 मिनट है, 3 मिनट का पॉज लेंगे और वापस आएंगे, तो इस सवाल का सोल्यूशन जो है आपको स्टार्ट होता हुआ दिखना चाहिए। ओके, सो एज यूजुअल सबसे पहला काम मैं करने जा रहा हूं, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं और इस रस्सी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स टी पीछे की तरफ लग रहे हैं। ठीक, इसका एक्सेलेरेशन मैंने ए मान लिया, तो मेरी जो पहली इक्वेशन आएगी वो आएगी 600 माइनस 6 टाइम्स टी इज इक्वल टू 20 टाइम्स ए। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इस बॉडी की बात करते हैं, इसके ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जगह से टेंशन लग रही है, उसके अलावा पीछे कोई फोर्स नहीं है, तो 5t इज इक्वल टू 40 टाइम्स बी। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप हर बार बिना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के ऐसे उलझ जाओगे, तो अभी हम उलझ गए। क्या उलझन है, हमारे पास वेरिएबल तो है 3 लेकिन इक्वेशन जो है वो 2 है। कैसे सुलझेगी ये उलझन? वही स्टाइल, मान लीजिए कि ये x आगे बढ़ गया और मान लीजिए कि y आगे बढ़ गया। प्रॉफिट लॉस से कर रहा हूं पहले। तो ये x आगे बढ़ गया, तो ये सेंटर भी x आगे बढ़ गया, ये भी x आगे बढ़ गया, ये भी x आगे बढ़ गया। कितनी जगह से रस्सी की लंबाई बढ़ जाएगी? 1 2 3 4 5 6, कितनी बढ़ जाएगी? 6x। ठीक है, समझिए दोबारा, ये x आगे आ गया तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। सो मान लेते हैं सब चीजें फिक्स होती है ना, और यही आगे बढ़ते तो 6 जगह से रस्सी की लंबाई बढ़ जाती। अब ये y आगे आ गया, मान लीजिए सब फिक्स होता और खाली वो चल रहा होता, तो आपको कितनी एक्स्ट्रा रस्सी मिलती है यहाँ से? y। यहां पर आप देखिए, ये जो रस्सी होती है इसका काम कनेक्ट करना होता है। एक्चुअली इसके y आगे आने से ये पुली का सेंटर y आगे आएगा, इसके y आगे आने से ये पुली का सेंटर y आगे आएगा, बिकॉज दिस इज द फिक्स लेंथ। तो उसका असर, उसके आगे आने का असर आपको यहां दिखाई देगा। तो ये तो डायरेक्ट y कम हो गया, पर इसके y आगे आने से सेंटर y आगे आया, तो 1 2, उसके अलावा इस सेंटर के y आगे आने से 1 और 2, कितनी जगह से y कम हो गया? 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस माइनस 5y मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो VA और VB में एक रिलेशन आ जाएगा, जो कि मैं आपको कह रहा था कि इसका कई बार जो है बीच में प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन V एंड VB, दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन, एंड इफ यू डिफरेंशिएट इट अगेन देन 6 टाइम्स A विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स B। हम अटक कहाँ पे रहते हैं? हम इसी जगह अटक रहते हैं। एक्चुअली A और B में हमको रिलेशन चाहिए, उसके बिना एक क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता। नाउ आई हैव रियलाइज दैट B इज इक्वल टू 6/5A। नाउ यू कैन सॉल्व इट। यहाँ पे हो जाएगा 600 माइनस 60 इज इक्वल टू 20A। वो रिलेशन हो जाएगा 5 टाइम्स T इज इक्वल टू 40 टाइम्स 6A डिवाइड बाय 5। आई होप इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, A निकाल सकते हैं, B निकाल सकते हैं और T निकाल सकते हैं। मेरा बेसिक आइडिया ये था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको बताना। नाउ एक अल्टरनेट मेथड जैसा कि अपन हर बार यूज कर रहे हैं, हम लोग इस रस्सी की लंबाई L1 मान लेते हैं, इसकी L2, इसकी L3, इसकी L4, इसकी L5 और इसकी L6। तो कैन आई राइट L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 डॉट, मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब आप समझिए L1 डॉट का मतलब क्या है। देखो, ये अगर VA से आगे जा रहा है तो ये पुली का सेंटर भी VA से आगे जा रहा है, ये पॉइंट भी VA से आगे जा रहा है, ये पॉइंट भी VA से आगे जा रहा है। ये सभी पॉइंट जो हैं ये VA से आगे जा रहे हैं, ये VA से आगे जा रहा है, ये भी VA से आगे जा रहा है। ये अगर VB से इधर आ रहा है तो फिर ये पॉइंट भी VB से इधर आ रहा है, ये VB से इधर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका सेंटर जो है वो VB से इधर आ रहा है, इसका सेंटर VB से इधर आ रहा है, ये पॉइंट VB से आ रहा है, ये VB से आ रहा है, ये भी VB से आ रहा है और ये भी VB से आ रहा है। लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों? 0। सो इफ यू टॉक अबाउट L1,
ये पॉइंट वी से आगे आ रहा है, वो बी से इसके पीछे पीछे आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं L1 का रेट ऑफ चेंज क्या है, तो दिस विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। मैं आपको एक बार L1 का फोटो यहां बना के दिखाता हूं, L1 की क्या स्थिति हो रही होगी वो देखिए। ये वी से आगे आ रहा है और वो जो है वो पॉइंट वी से इसके पीछे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर ये वेलोसिटी उधर होती तो दोनों रस्सी की लंबाई बढ़ा रहे होते और L1 का रेट ऑफ चेंज होता वी ए प्लस वी बी, बट दिस टाइम दिस इज इन साइड, ये घटा रहा है ये बढ़ा रहा है, तो वी ए माइनस वी बी। लेकिन ऐसा कितनी बार हो रहा है देखो, L2, L3, L4, L5 सबके साथ वही हो रहा है, वी बी वी ए। इसका मतलब 5 बार आएगा इंटू 5। वो जो लास्ट वाली रस्सी है ना L6, उसमें देखिए ये वी ए से आगे आ रहा है लेकिन ये सिरा रुका हुआ है, सो दिस विल बी वी बी माइनस सॉरी दिस विल बी वी ए माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 6 टाइम्स वी ए विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स वी बी। एक और बार हम वहीं पहुंच गए, है ना। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन रिलेशन आ जाएगा। और जो एक और शॉर्ट ट्रिक थी, एक्सेलेरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, आप देख सकते हैं इसमें 6 जगह टेंशन है और उसमें 5 जगह टेंशन है, तो क्या एक्सेलेरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन भी आ रहा है? यस। सारी चीजें जो हैं वो अल्टीमेटली आपको एक ही जगह लेकर के जाती है और वो है करेक्ट आंसर। आप यूज करिए और एंजॉय करिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस समय बोर्ड पे आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिस ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, this block is moving with velocity 10 meter per second and we want to calculate velocity of block C। इसको करने में भी हम लोग अपना प्रॉफिट लॉस वाले मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा L1, L2, L3 करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा एक तीसरा मेथड और था, पुली फॉर्मूला। आपको याद होगा पुली फॉर्मूला हमने कैसे लगाया था। मान लीजिए इस पुली की वेलोसिटी Vp है और सपोज करो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए 1A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू पुली मस्ट बी इक्वल टू 0। लास्ट लेक्चर की बात है। तो यहां से अपन लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B डिवाइड बाय 2, वेयर वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ B आर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको 3 मेथड से बताऊंगा, लेकिन एक बार आप अपने जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है एक बार उससे आप ट्राई करें। 3 मिनट बाद वीडियो वापस चालू करें और फिर समझें। सबसे पहले मेथड 1, माय फेवरेट मेथड, प्रॉफिट लॉस। लेट्स से ये x चला, लेट्स से ये y चला और मान लेते हैं ये चला z। ठीक है, अब एक एक का इंपैक्ट देख लेते हैं। एक एक का इंपैक्ट कैसे देखें? इसके x आगे चलने से कौन कौन सी दुनिया आगे सरकेगी? एक इसकी दुनिया आगे सरकेगी x, बाकी और कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अज्यूमिंग B and C are at rest, if this block is moving by x, then this string will increase length by x, this will also increase length by x, so there is a profit of 2x। 2x का प्रॉफिट हो गया। इसको मैंने y इधर चला दिया, इसके y इधर चलने से एक यहाँ पे y इधर चलेगा, दूसरा ये y चलेगा, तो इसका सेंटर भी y चलेगा। और जब इसका सेंटर भी y चलेगा तो इधर y और इधर y का इंक्रीमेंट होगा, तो प्लस 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स y, 1 2 3 बार y, वो चेंज आएगा। और जो सबसे लास्ट है वो देखिए, अगर ये सब रुके हुए हैं और अगर ये z आगे चलता है तो रस्सी में कितना इंक्रीमेंट होगा? z इज इक्वल टू 0। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। हालांकि मैं साबित कर दूंगा कि z नेगेटिव आएगा, पर सॉल्व करने के लिए हमने उसको प्रॉफिट की तरह मान लिया। नाउ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज 2 टाइम्स x डॉट। x डॉट का मतलब है इसका रेट ऑफ चेंज, वो हो गया 5। 3 टाइम्स y डॉट, 3 टाइम्स y डॉट का मतलब हो गया y डॉट, y किस रेट से बदल रहा है? 10 की रेट से बदल रहा है। z डॉट we wanted to calculate is equal to 0, so z dot is equal to 10 और 30 माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि ये बॉडी आगे नहीं पीछे जा रही है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 से आपका आंसर आ गया 40।
अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पे. Right, I am assuming that this length is L1, this is L2, this is L3 and this is L4, and I am writing L1 dot plus L2 dot plus L3 dot plus L4 dot is equal to 0. L1 plus L2 plus L3 plus L4 पहले कांस्टेंट लिखा फिर डिफरेंशिएट कर दिया. Now just think about it. This point is moving with velocity 10 and this point is moving with velocity 5. पुली का सेंटर 5 से जा रहा है तो जिस जगह ये रस्सी सपोर्टेड है वो भी 5 से आगे जा रहा है. अब देख सकते हैं L1 डॉट कितना होना चाहिए 15. सिमिलरली ये 5 से आगे जा रहा है और ये इधर की तरफ क्योंकि ये 10 से इधर जा रहा है तो इसका सेंटर 10 से इधर जा रहा है तो ये जो पॉइंट होगा ये 10 से इधर जा रहा होगा. ये कौन सा पॉइंट 10 से इधर जा रहा है? पुली वाला, और रस्सी उसमें सपोर्टेड है तो इफेक्टिवली रस्सी की लंबाई 15 की रेट से बढ़ रही होगी. इसमें देखिए 10 से इधर जा रहा है लेकिन ये पुली रुकी हुई है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है. ये किस रेट से इसकी लंबाई बढ़ रही होगी? +10. इसकी वेलोसिटी को मैं vc मान रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी 0 है तो ये किस रेट से इसकी लंबाई बढ़ रही होगी? vc इक्वल टू 0, vc माइनस 0. ओके, सो हियर ऑल्सो यू गेट vc इज इक्वल टू -40 मीटर पर सेकेंड. ये आपका दूसरा मेथड हो गया. अब मैं इसी चीज को एक तीसरे मेथड से आपको और बताना चाह रहा हूं, और जो तीसरा मेथड है बच्चों वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है. इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं. आई होप आपने मेथड 1 नोट कर लिया होगा, मेथड 2 भी नोट कर लिया होगा. तो तीसरा मेथड है बच्चों पुली फॉर्मूला, और हम लोग पुली फॉर्मूला लगाएंगे. क्या था पुली फॉर्मूला? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आपको बताया था. वेलोसिटी ऑफ एंड 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ एंड 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू velocity of pulley. So velocity of this pulley is 5. So I can write 5 is equal to, इसकी velocity देखो उधर की तरफ 10 है तो इस पूरी रस्सी के हर एक पॉइंट की velocity उधर की तरफ 10 होगी. इस पॉइंट की velocity का मुझे पता नहीं, मैं उसको इधर मान लेता हूँ vp. इसके लिए इधर वाले velocity को पॉजिटिव साइन के साथ रख दिया. So this will be vp प्लस -10 डिवाइड बाई 2. मैंने -10 क्यों रखा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों मैंने इधर की तरफ पॉजिटिव लिया तो उसका माइनस में हो जाएगा. जब आप सॉल्व करोगे तो Vp की वैल्यू आ जाएगी 10 और -10 20. 20 का मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट है ना बच्चों इधर 20 से आ रहा है. दिस इज इक्वल टू 20 यू हैव कैलकुलेटेड. नाउ यू शुड अप्लाई फॉर्मूला फॉर सेकेंड पुली. आपने क्योंकि इधर की तरफ प्लस मान लिया तो एक काम करते हैं, एक ही कन्वेंशन चलाते हैं. इसकी वेलोसिटी उधर की तरफ है -10. वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q, जो कि मुझे पता करना है, डिवाइड बाय 2. इसको सॉल्व करते हैं, इससे आपको वेलोसिटी ऑफ Q मिलेगा -40. -40 का मतलब है कि ये Q पॉइंट है ना असल में उधर की तरफ जा रहा है, लेकिन आप तो इसको वेलोसिटी ऑफ Q ही रहने दो. अभी हम इस पुली के लिए लगाएंगे क्योंकि इस पुली की वेलोसिटी 0 है. Q की वेलोसिटी आपने -40 निकाली, इसकी वेलोसिटी vc आपको जाननी है तो प्लस vc डिवाइडेड बाय 2. सॉल्व करेंगे तो vc की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड. मेरे ख्याल से प्लस माइनस की एक छोटी सी गड़बड़ होगी है. लेट्स चेक इट. दिस इज -10 एंड vp वी हैव ऑलरेडी रिटर्न, इट इज 20 प्लस vq बाई 2. vq इज इक्वल टू -40. -40 का मतलब हो गया कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में. सब परफेक्ट है, एवरीथिंग इज फाइन. vc की वैल्यू 40 आना इस बात को साबित करता है कि एक्चुअली क्या है इसमें vc जो है ना मैंने उधर माना है लेकिन यहाँ पे vc लिखा है. तो मेरे को एक चीज करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उधर की वेलोसिटी अपन ने नेगेटिव मानी इसलिए एक माइनस साइन लगा लेना चाहिए. सॉल्व करेंगे तो ये -40 आ जाएगी अपने आप. क्यों किया लास्ट में मैंने माइनस साइन, दोबारा समझ लीजिए. This is 0 is equal to -40 which I already calculated for VQ. VC क्या अपने उधर मान लिया और अपने कन्वेंशन में इधर प्लस था उधर माइनस था, इसलिए मुझे माइनस साइन रखना चाहिए तो अपने आप वो -40 आ जाएगा. सो दिस इज थर्ड मेथड. अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को पसंद करते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन भी थोड़ा एग्जॉटिक टाइप का है. आपके पास 3 पुली है और कितने 4-5 ब्लॉक्स हैं एंड सम वेलोसिटीज आर गिवन टू यू and all the velocities are with respect to ground. You are supposed to calculate velocity of A block,
जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है छुपा हुआ, वेलोसिटीज ऑफ पुलीज P1, P2 एंड P3, वो आपको बताना है। तो बच्चों इसमें भी हम लोग वो प्रॉफिट लॉस वाले तरीके से भी कर सकते हैं और पुली फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन खास तौर पे पुली फॉर्मूला लगा के करने के लिए होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप P2 पुली की वेलोसिटी यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अपने मन में मान लीजिए कि नीचे जो भी है वो प्लस है और ऊपर जो भी है वो माइनस है, आपकी मर्जी। आप ऊपर प्लस मान सकते हैं, नीचे माइनस मान सकते हैं। मैंने नीचे प्लस मान लिया, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट पुली P2 की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। Velocity of P2 is equal to this plus this, average of these two. So this plus this divide by 2. इसका मतलब पुली P2 की वेलोसिटी है 15, प्लस आ रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ है। P2 की वेलोसिटी और P1 की वेलोसिटी, P1 की वेलोसिटी मेरे को पता नहीं है, वैसे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। ये जो रस्सी है ना, ये 25 की रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब इस रस्सी को 25 की रेट से कम होना चाहिए, तो गारंटेड है कि P1 की वेलोसिटी 35 आएगी। पर मान लेते हैं P1 की वेलोसिटी P1 है, आपने ऊपर माइनस माना हुआ है, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। -10 इज इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी है 15। इसकी वेलोसिटी क्यों आई? क्योंकि इसके इस सिरे से P2 कनेक्टेड है और उस सिरे से P1 कनेक्टेड है, प्लस माइनस VP1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको ऊपर मान चुके हैं और ऊपर अपन ने माइनस लिया है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे हुआ था ना एक जगह पे। सो आई कैन कैलकुलेट VP1 इज इक्वल टू, ये -20 होगा, इधर आएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 35 विच आई वाज एक्सपेक्टिंग। P1 की वेलोसिटी आ गई ऊपर की तरफ 35। अब देखो बच्चों, P3 की वेलोसिटी का मैं यहाँ से अंदाजा लगा सकता हूँ। ये 35 से ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट 35 से ऊपर जा रहा है, ये 20 से नीचे जा रहा है। इसका मतलब 55 की रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको 55 की रेट से डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज तब होगा जब P3 ऊपर जाएगा। तो हम लोग यहां पर इधर लगा रहा हूं फॉर्मूला, P1 के लिए फॉर्मूला लग रहा है 35 विद माइनस साइन, ऊपर माइनस माना है अपन ने, इज इक्वल टू 20। इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 है। P3 अपन ने ऊपर मान लिया, सो आई एम राइटिंग विद माइनस साइन P3 डिवाइड बाई 2। एक बार मैं आपको ऐसे विजुलाइज करा के बताता हूँ। ये 55 के रेट से बढ़ रहा है, तो 55 की रेट से घटना चाहिए। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी आनी चाहिए 35 प्लस 55। 35 प्लस 55 इज 60, 90 आनी चाहिए। चेक करते हैं, VP3 विल बी इक्वल टू -90। देखिए -90 आ रहा है कि +90 आ रहा है? +90 आ रहा है। +90 आना इस बात को इंडिकेट करता है कि यस, ऊपर की तरफ 90 होना चाहिए। ये 90 की रेट से भागेगा, ये 35 से जा रहा है, तो इनके बीच का गैप 55 की रेट से कम होगा, क्योंकि इनके बीच का गैप 55 की रेट से बढ़ रहा था। नाउ यू नो वेलोसिटी ऑफ P3। वेलोसिटी ऑफ P3 इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ P3 ऊपर आपने मान रखा ऑलरेडी और 90 आ गया। इसका मतलब आप जब लास्ट में P3 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो यू विल राइट -90 इज इक्वल टू, माइनस क्यों लिया? क्योंकि ऊपर माइनस ले रखा है, तो -90 इज इक्वल टू 5 प्लस V, किसकी वेलोसिटी बाकी रहेगी? B की, डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो VB की वैल्यू आ जाएगी -180 -5, -185। अगर अपने को चेक करना है ना कि सब बढ़िया चल रहा है, सब करेक्ट किया है, तो उल्टा चल के देख लेते हैं, उल्टा करके देख लेते हैं। -185, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 185 ऊपर है, इसकी 5 नीचे है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180। 180 का आधा होगा 90, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 90 ऊपर आनी चाहिए। सही हो गया। ये 90 से ऊपर जा रहा है, ये 20 से नीचे आ रहा है, दोनों का सम होगा 70। 70 का आधा होगा 35, 35 से ऊपर जा रहा है। ये 35 से ऊपर जा रहा है, ये 10 से ऊपर जा रहा है। इन दोनों के वेलोसिटी का एवरेज होता है वो। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे 15 होनी चाहिए, ताकि इन दोनों का सम 20 आ जाए, उसका एवरेज आ जाए। तो उल्टा क्रॉस चेक करके भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आप पुली फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अननोन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अभी तक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हम लोग सीधी सीधी रस्सियों की कैलकुलेशन कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा रस्सी टेढ़ी करते हैं, और टेढ़ी रस्सी को किस तरह से डील करते हैं उसको हम यहाँ पे समझते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था दैट इन केस ऑफ ए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट component of velocity, acceleration and displacement along the string remain same for all the objects which are connected by a string. So since this object and this object both are connected by a string, इसकी velocity अगर u है तो इसकी velocity इस point की भी क्या होगी u। और जो कल का स्टेटमेंट था वो ये था कि जो इसकी वेलोसिटी है u, मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ u, जो इसकी वेलोसिटी है u उसका आपको ये वाला कंपोनेंट चाहिए। कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए? cos थीटा। सो इफ दिस लेंथ इज L1 एंड दिस लेंथ इज L2, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो L1 है तो यहाँ ये वाला पॉइंट, क्योंकि पुली चल नहीं रही, इसका मतलब ये वाली जो रस्सी की लंबाई है उस लंबाई को बढ़ाने में इसी का हाथ है। तो आप ऐसे बोल सकते हो u cos थीटा की रेट जो है से वो रस्सी की लंबाई बढ़ रही है, तो L1 डॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ L1 इज u cos थीटा। u साइन थीटा क्या कर रहा होगा? u साइन थीटा जो उसके एंगल को चेंज कर रहा होगा, बट हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है? रस्सी की लेंथ को चेंज करने की रेट निकालना। यहाँ देखिए ये सीधी रस्सी है, ये सिरा रुका हुआ है और ये VB से ऊपर जा रहा है। सो इफ यू वांट टू राइट L2 डॉट दिस विल बी इक्वल टू माइनस VB। दोनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो। इसका मतलब u cos थीटा माइनस VB मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो VB मस्ट बी इक्वल टू u cos थीटा। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कल। क्या बताया था कि जो भी वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, उसका रस्सी के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम आएगा। लेकिन कई बार बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी वेलोसिटी को VB मान लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वो इसकी वेलोसिटी को VB लिख लेते हैं, जो कि है भी सही। इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी एक्चुअली VB है, तो वो VB का कंपोनेंट ले लेते हैं U के अलोंग और फिर उनका आंसर आता है उल्टा, VB cos थीटा बराबर U, जो कि गलत है। अब इस चीज को मैं मैथमेटिकली आपको कैसे समझाऊं वो देखिए। हम लोग एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ये इस पुली के ठीक नीचे उसका कॉर्नर है। मान लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो h है। मैं इसी चीज को प्रूव करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन से, है ना। तो एक अल्टरनेट मेथड से इसको कर रहे हैं हम लोग। कैन आई राइट L1 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर? देखना ध्यान से, L1 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, L1, है ना। अब देखते हैं हम लोग इसको, L1 लिख लिया मैंने, हाँ। L1 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एंड आई एम गोइंग टू राइट अंडर रूट h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। This plus this is equal to constant. Now I am differentiating both sides. तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज 2x x डॉट प्लस dl2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए ये है माइनस VB। माइनस साइन क्यों लगाया गया? क्योंकि L2 कम हो रहा है, जब कोई चीज कम होती है उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। और आप ध्यान से देखिए x अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ है, x अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? cos थीटा। दिस डिवाइड बाय दिस, सो दिस इज cos थीटा। एंड दिस पॉइंट मैंने आपसे कहा था ये ट्राइंगल का ये कोना जो है ये वर्चुअल ट्राइंगल है, जिसका कोना जो है यहाँ ग्राउंड पे फिक्स है। हाइट यहाँ से नापी गई है, एक्स भी यहाँ से नापा गया है। व्हाट इज dx बाई dt? dx बाई dt क्या है? x के बदलने की रेट, और वो किसके बराबर है? u के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर मैं आपको पहुंचाना चाह रहा था। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ b इज u cos थीटा। u cos थीटा से वेलोसिटी ऑफ b आ जाएगी। अब कई बच्चे इसमें एक गड़बड़ और करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि इसका एक्सेलेरेशन 0 है, दिख रहा है अपने को इसका एक्सेलेरेशन 0 है, तो वो सेम रिजल्ट जो है उसमें लगा देते हैं। इसका एक्सेलेरेशन 0 है तो 0 का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? 0। इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन भी क्या होगा? 0। टेढ़ी रस्सी में याद रखिएगा हम लोग डायरेक्ट ऐसे एक्सेलेरेशन नहीं लिख सकते। टेढ़ी रस्सी में क्या है कि इस रस्सी की लंबाई, भले ही ये वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट बढ़ा रहा होगा, लेकिन वेलोसिटी का उधर वाला जो कंपोनेंट है वो इस एंगल को चेंज कर रहा है। और जब वो इस एंगल को चेंज करता है तो ये पॉइंट में एक और एक्सेलेरेशन क्रिएट होता है,
और उस एक्सेलेरेशन की वजह से इसमें एक्सेलेरेशन आता है। तो फिर मैं कैसे एक्सेलेरेशन निकालूं? क्या मैंने अभी तक जो यूज किया था उसका इस्तेमाल नहीं करूं? कर सकते हो, लेकिन वो सीधी रस्सियों में कर सकते हो। टेढ़ी रस्सियों के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले वेलोसिटीज में रिलेशन निकलेगा, फिर वो डिफरेंशिएट होगा। इसका मतलब अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ बी चाहिए तो आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें इसको। dvb by dt will be equal to u माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। साइन थीटा तो ठीक है, हमारे पास है थीटा की वैल्यू, यू भी ठीक है, लेकिन हमारे पास डी थीटा बाई डी टी नहीं है। उसका जुगाड़ करते हैं। डी थीटा बाई डी टी कहाँ से आएगा, ध्यान से देखिएगा। एच इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। इस ट्राइंगल में देखिए एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। सो आई कैन ऑल्सो राइट एक्स इज इक्वल टू एच cot theta. If I differentiate both sides, I'll get dx by dt is equal to minus h cosec square theta d theta divided by dt. What is dx by dt? We all know that this is u. h आपको जरूरत पड़ेगी इसके अंदर cosec square theta into d theta by dt. आपको क्योंकि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू चाहिए थी, वो यहां से मिल गई। आपको एक्सेलेरेशन ऑफ बी चाहिए, तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी जो है उसको मैं यहां लिख देता हूं। एक्सेलेरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, विच इज एक्चुअली यू डिवाइडेड बाई एच cosec square theta with minus sign. So ultimately this will become plus. So this will be u square divided by h. cosec square theta ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin cube theta. कैलकुलेशन एरर आप चेक कर लेना, बाकी तो मेरे ख्याल से सब परफेक्ट है। इसका मतलब वेलोसिटी में तो हम डायरेक्ट वैसे रिलेशन निकाल दें, लेकिन एक्सेलेरेशन के लिए क्या करें, उस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें, क्योंकि यहां पर जो एक्सेलेरेशन है सिर्फ बॉडी के चलने से नहीं आ रहा है, बॉडी के यानी रस्सी के घूमने की वजह से भी आ रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ब्लॉक था उसके वेलोसिटी के दो टुकड़े हमने किए थे, एक रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा था, लेकिन ठीक उसी समय एक दूसरा टुकड़ा था जो रस्सी के एंगल को चेंज कर रहा था। और जब एंगल चेंज होता है और जब कोई सर्कुलर मोशन होता है तो उस केस में एक एक्सेलेरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो ये जो एक्सेलेरेशन है ये उसी की देन है, उस रस्सी के घूमने की वजह से ये जो बी वाली बॉडी है उसमें एक्सेलेरेशन आया है, ए वाली में नहीं है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रस्सी से दो चीजें कनेक्टेड हो, एक में एक्सेलेरेशन हो एक में ना हो? आपके सामने है। ओके, एक आध क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। टेढ़ी रस्सी का एक और सवाल। इसमें इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको v, उसकी दे रखी है पुली की वेलोसिटी दे रखी है u। ठीक है, इसकी वेलोसिटी आपको पता करनी है। थीटा और फाई उस मोमेंट पे एंगल है जिस मोमेंट पर वेलोसिटी मेरे को चाहिए। तो देखो बच्चों, ये आप अगेन इसको इस तरह से समझें कि ये जो रस्सी है इसके जो दो सिरे हैं, उन दोनों सिरों के वेलोसिटी के वो कंपोनेंट हम निकाल लें जो हमारे काम के हैं। जैसे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ v होगी, तो फिर मेरे काम की वेलोसिटी कौन सी होगी? दिस इज v cos थीटा। यहां पर देखें, ये जो आपकी रस्सी है, एक्चुअली पुली की वेलोसिटी ऊपर की तरफ u है। तो आप इमेजिन करें इस तरह से, ये रस्सी का जो एंगल है, इस रस्सी का एंगल है, ये वाला एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल होगा ये वाला, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो मेरे काम की वेलोसिटी क्या होगी? दैट विल बी u sin थीटा। सो इफ दिस इज योर L1, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ L1, ये पॉइंट इधर जा रहा होगा भले ही, लेकिन उसका इधर वाला कंपोनेंट हमारी रस्सी की लंबाई को उस समय बढ़ा रहा होगा। वो पॉइंट भले ऊपर जा रहा होगा, लेकिन उसका इधर वाला कंपोनेंट, किसके अलोंग वाला कंपोनेंट? रस्सी के अलोंग वाला हमारी रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा होगा। तो ये हो गया v cos थीटा प्लस u sin थीटा। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सिमिलरली इधर देखिए, ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है u स्पीड से, लेकिन मेरे को उस रस्सी के साथ जो एंगल है उससे मतलब है दिस इज फाई, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस फाई। If this length is L2, then I can write dL2 divided by dt is equal to,
ये u से इधर जा रहा है, लेकिन इसका कौन सा कंपोनेंट अपनी रस्सी के अलोंग है, सो दैट इज u sin फाइव। आप देखिए ये तो रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा होगा इसका इधर वाला कंपोनेंट, लेकिन ये इसका कंपोनेंट जब इधर आएगा रस्सी के लॉन्ग तो ये बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा। तो एक्चुअली वी प्राइम का इधर वाला कंपोनेंट रस्सी की लंबाई को कम कर रहा है, सो माइनस वी प्राइम कॉस फाइव। टोटल रेट ऑफ चेंज अगर हम डी एल वन बाई डी टू डी टी प्लस डी एल टू डिवाइड बाई डी टी लिखें, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। इन दोनों को जोड़ दें और सम को जीरो कर दें। सो v cos थीटा प्लस u sin थीटा प्लस u sin फाइव इज इक्वल टू v प्राइम cos फाइव। सॉल्व करेंगे तो v प्राइम की वैल्यू आ जाएगी v cos थीटा प्लस u sin थीटा प्लस u sin फाइव डिवाइडेड बाय cos फाइव। एक बार चेक कर लेते हैं। v प्राइम cos फाइव की रेट से ये कम हो रहा है, बहुत बढ़िया। u sin फाइव की रेट से बढ़ रहा है और उनके सबके रेट ऑफ चेंज को अपने जोड़ के जीरो कर दिया। तो v cos थीटा प्लस u sin थीटा प्लस u sin फाइव, परफेक्ट। तीनों को सबको जोड़ के जीरो किया तो इससे अपने को v प्राइम की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर याद रहे कि इस वैल्यू की एग्जिस्टेंस तभी है व्हेन फाइव इज नॉट इक्वल टू 90। फाइव इक्वल टू 90 होगा तो उस केस में क्या होगा, फिर एक्चुअली हम लोग क्या उस केस में लिमिट निकालेंगे, डायरेक्ट ऐसे 90 नहीं डालेंगे। तो उस केस में इसकी लिमिट निकलेगी लॉपिटल रूल से और ये पिछले वाले केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज अगेन ये भी एक तरह से एग्जॉटिक क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं कि जब भी रस्सी टेढ़ी होती है तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट रस्सी की लेंथ के अलोंग करने होते हैं। इधर हमने इसका किया, इधर हमने इसका किया, और उन दोनों को जोड़ करके वापस जीरो करना होता है, बिकॉज टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज जीरो। जोड़ा और हो गया। तो अगले टर्न पे बच्चों हमने काफ़ी कुछ आज पढ़ लिया है, तो अगले टर्न का जो होमवर्क है वो भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको डी सेक्शन तक करना है, सेकेंड पार्ट में भी डी सेक्शन करना है। उसमें कुछ वेज कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाले सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपको करना है 1 से लेकर के 10 के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में फर्स्ट करना है, सेकेंड करना है, 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके पहले मैं सी सेक्शन तक डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, है ना। एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे चुका हूँ, पर आज कुछ ऐड हो गए इसके अंदर। ये क्वेश्चंस आपको अगले टर्न पे होमवर्क में करने हैं। बोर्ड पर आप इस समय देख रहे हैं डीपीपी नंबर 16 के आंसर्स, नोट डाउन दी आंसर्स और उसके बाद पॉज करें और उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करें। इसमें सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल से बहुत आसान है ना। फिर भी आपको डाउट हो तो आप आरजीपी में पूछ सकते हैं। A particle is projected at an angle alpha and after t seconds it appears to have an angle beta with the horizontal. The initial velocity is। एक पार्टिकल को हमने अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया और थोड़ी देर बाद उसका जो एंगल है वो बीटा पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जो प्रोजेक्शन जब हम करते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी होती है यू एक्स वो कभी नहीं बदलती, केवल वर्टिकल वाली वेलोसिटी जो है वो बदलती है। So initially the velocity in vertical direction is uy. At a certain moment it is uy minus gt. Uy is your initial velocity. You know uy divided by ux is tan alpha because initial angle of projection is alpha. बाद में वो एंगल हो जाता है बीटा। तो मैं लिख सकता हूँ tan बीटा is equal to uy minus gt divided by ux. What do you want to calculate? You want to calculate initial velocity. तो इसको आप लिख सकते हैं uy by ux which is tan alpha minus gt divided by ux. What is ux? ux is u cos alpha. मान लीजिए इसकी नेट वेलोसिटी u है तो जो ux होता है वो क्या होता है, u cos alpha होता है। इसका मतलब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, gt डिवाइड बाय u cos alpha, तो ये हो जाएगा tan अल्फा
माइनस 10 बीटा, और आपको क्योंकि u चाहिए तो u की वैल्यू को लिख सकते हैं gt डिवाइडेड बाय 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, u कॉस अल्फा था ना, डिवाइड बाय कॉस अल्फा। इसका मतलब हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, इसी के साथ कॉस अल्फा चिपका देते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देख सकते हैं। जैसे आप इसको रीअरेंज करोगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ये साइन अल्फा, देखो इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, इसको लिख सकते हैं साइन बीटा बाय कॉस बीटा। सो दिस विल बी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाय cos अल्फा cos बीटा इंटू cos अल्फा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिनोमिनेटर वाला पार्ट। ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, ये पूरा ये ऐसा बन गया, cos अल्फा से cos अल्फा कट गया। आप ध्यान से देखिए, ये है साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय cos बीटा। तो ये जो cos बीटा नीचे आएगा, पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो आपका जो बी वाला आंसर है ना, वो मैच कर जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं वेलोसिटी को, इसकी जो नेट वेलोसिटी है इनिशियली, दैट वी कैन राइट। अब आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 coplanar vectors x and y having magnitude 3 root 2, 6 and 10 are shown in the figure. Find the component of resultant of 3 vectors along x direction. तो बच्चों ये x डायरेक्शन आपके ऐसे दिखा रखी है। इधर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इधर आपके पास एक वेक्टर है 3 रूट 2, जिसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक हो जाएगा 3 और दूसरा हो जाएगा 3। इसका काम खत्म। एक आपका ऑलरेडी जो है वो 6 है, वो ऑलरेडी इस तरफ है तो मैंने इसमें जोड़ दिया। और एक वेक्टर जो है वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है, वो 10 है। तो अगर आप बात करना चाहते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, तो वो आना चाहिए 10 और 3 का डिफरेंस। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि इसका इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बताओ, तो आई शुड राइट -7। वाई कंपोनेंट बताओ तो आई शुड राइट 9। तो अगर आपसे कोई एक्स कंपोनेंट पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए -7, वाई कंपोनेंट पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए 9। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द स्कीम x इज इक्वल टू -8 साइन पाई टी एंड y इज इक्वल टू दिस। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत हो सकती है। y को लिख सकता हूँ -2, ये असल में cos स्क्वायर पाई टी है, उसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई टी। और दूसरी तरफ आपको साइन पाई टी की वैल्यू दे रखी है -x/8, तो ये हो जाएगा -x/8 का होल स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म से आपको उसको अगर लोकस में कन्वर्ट करना है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसमें जो भी टाइम की टर्म्स हैं, उन सब टर्म्स को गायब कर दो, खोलोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर मैच करेगा वो करेगा ए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। A stone is dropped from a certain height which can reach the ground in 5 seconds if dropped momentarily after 3 seconds of the fall. Then if it is again released, the total time taken by the stone to reach the ground. Stone is dropped from a certain height which can reach the ground in 5 seconds. इसका मतलब वो जो हाइट है ना, वो हाइट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आपने यहाँ से ड्रॉप किया, 5 सेकंड में वो जमीन पे आ जाता है। तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 25। इसका मतलब हाइट जो है ना 125 मीटर है। ठीक, अब क्या पूछा जा रहा है, अगला इसमें बोला जा रहा है इफ इट स्टॉप मोमेंटरीली आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ फॉल एंड देन अगेन रिलीज। अब आप देखें कि 3 सेकेंड में कहाँ पहुंचा होगा। मान लो 3 सेकेंड में वो h प्राइम डिस्टेंस पहुंचा, तो आई कैन कैलकुलेट h प्राइम इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 9। अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब ये 45 मीटर पे पहुंच गया होगा। सो दिस इज 45। अब अगर ये 45 है तो बचा कुचा जो है ये कितना होगा, तो 125 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 80 मीटर्स। अब क्या है, वहां पर वो जीरो वेलोसिटी से हमने छोड़ा था, u वॉज जीरो, यहाँ पर भी जीरो वेलोसिटी से छोड़ा था, लेकिन हमने यहाँ आके एक बार उसको पकड़ लिया, अब दोबारा छोड़ा, तो हम लोग वापस यहाँ से कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहे हैं, u बराबर 0 से।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये जमीन पे कितनी देर में पहुंच जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम निकाल लेते हैं। तो 80 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी प्राइम स्क्वायर। दिस टी प्राइम इज द टाइम ऑफ जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट टिल ग्राउंड। सो इफ यू कैलकुलेट टी प्राइम, यू विल गेट टी प्राइम इज इक्वल टू 4। इसका मतलब इसके बाद आपको 4 सेकेंड और लगेंगे, और 3 सेकेंड आप पहले खर्च कर चुके हो, तो टोटल कितने सेकेंड लगेंगे? 7 सेकेंड लगेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर भी 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। A man in a balloon throws a stone downward with a speed 5 with respect to the balloon. The balloon is moving with constant acceleration this, then the velocity of the stone relative to man after 2 seconds. देखो बच्चों, बलून जो है वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से जा रहा था। मान लेते हैं बलून की वेलोसिटी जो है वो u है, ठीक है। जिस समय स्टोन को फेंका गया था उस समय बलून के रिलेटिव 5 से फेंका गया था, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी विल बी 5 माइनस u। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट t इज इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 5 माइनस u, नीचे की तरफ प्लस मान रहा हूं, प्लस 10 टाइम्स 2, v बराबर u प्लस 80। यह है वेलोसिटी ऑफ स्टोन। व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ बलून एट t इज इक्वल टू 2? तो वो आप लिख सकते हैं, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ ऑलरेडी u थी, तो माइनस u, नीचे की तरफ आपने प्लस मान लिया। इनिशियल वेलोसिटी वाज माइनस u, प्लस माइनस ही लेंगे क्योंकि उसका एक्सेलेरेशन भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि ऊपर की तरफ है। तो माइनस 5 इंटू 2। यू वॉन्टेड टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू बलून। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ स्टोन रिलेटिव टू बलून एट t इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 5, इसमें से 5 बचेगा। ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस, और 20 और 10 ये मिलके हो गए बच्चों 30। इसका मतलब आंसर आएगा 35 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एट दैट मोमेंट वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू बलून इज 35, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू बलून इट विल बी 15। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव से डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते थे। कैसे? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी में यहाँ पे एक लाइन में लिख रहा हूँ उसको अल्टरनेट मेथड से। v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव। व्हाट इज a रिलेटिव? इसका नीचे 10, उसका ऊपर 5। सो a रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू बलून विल बी 15 मल्टीप्लाई बाय 2। एक लाइन में आंसर 35। तो ये मैंने एक और मेथड से आपको बता दिया। Now going to question number 10. A ball is dropped from height 20 and rebounds with a velocity 3/4 of the velocity with which it hits the ground. What is the time interval between the first and the second bounce? पहली बात तो ये है कि ये 20 मीटर से जब बॉल नीचे आती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है वो हम पता करते हैं। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2 इंटू 20 इंटू 10। So it is 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ये आकर के जमीन से टकरा रहा है। ठीक है, अब इसकी 3/4 वेलोसिटी से वापस जाता है। इसका मतलब जब जमीन पे टकराता है तो टकरा के जब रिबाउंड होता है तो ये कितने मीटर पर सेकेंड से रिबाउंड होता है? 15 मीटर पर सेकेंड से। और उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जाके ऐसे आता है। आपको सेकेंड और थर्ड रिबाउंड के बीच का टाइम पीरियड चाहिए, जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 टाइम्स u साइन थीटा, जो कि पूरा ऊपर की तरफ है, अपॉन g, यानी कि 3 सेकेंड। इसका मतलब सेकेंड और थर्ड बाउंस के बीच का जो टाइम है वो है 3 सेकेंड। अगले 3 क्वेश्चन डीपीपी में से जो मैंने आपके लिए चुने हैं, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है आपको डाउट हो, तो मोर देन 50% बच्चों लगभग हमारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो जाते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस में भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप डाउट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर दिस एंड दिस, और आपको बताना है कि उस इंस्टेंट पर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है। तो ऐसे केस में हम लोग a डॉट v करके देखते हैं। इफ इट इज मोर देन 0, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही होती है। इफ इट इज लेस देन 0, इसका मतलब स्पीड घट रही होती है। इफ इट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब स्पीड जो है उस समय ना बढ़ रही है ना घट रही है, उसका रेट ऑफ चेंज 0 है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यह आएगा -3 -1 +2।
विच इज लेस देन 0। इसका मतलब बच्चों स्पीड जो है वो डाउन हो रही है। तो 13 का करेक्ट आंसर है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन एक्स वाई प्लेन, द वाई कोऑर्डिनेट, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इस फॉर्मूले से चेंज हो रहा है 4t माइनस टी स्क्वायर, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3t है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी वाई आ जाएगा 4 माइनस 2t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी एक्स आ जाएगा 3। राइट, इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद एक्स एक्सिस। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है t इज इक्वल टू 0 पर वी वाई अपॉन वी एक्स निकालना। इससे अपने को tan थीटा मिलेगा विच इज आई थिंक 4/3, सो थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। इसका मतलब 53 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है, tan इनवर्स 4/3 इज 53 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, a bullet is fired with a speed 15 at an angle 45 with the horizontal. Find the height of bullet when its direction of motion makes an angle 30 degree with the horizontal. आपने 45 पे एक बुलेट को फायर किया और आपको वो हाइट चाहिए जब ये एंगल 30 डिग्री रह जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री है। ठीक, आपसे उसकी हाइट पूछी जा रही है। तो 50 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको प्रोजेक्ट किया था, तो इधर वाली वेलोसिटी हो गई 50/√2 और इधर वाली वेलोसिटी भी हो गई 50/√2। इधर वाली वेलोसिटी हर समय कांस्टेंट होगी, दिस विल बी 50/√2। मान लेते हैं उस टाइम पे वेलोसिटी v है, देन आई कैन राइट v cos 30, v cos 30 इज इक्वल टू 50/√2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इससे मैं v निकाल सकता हूं, बट मैं निकाल नहीं रहा, अभी मैं उसका डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा। देखो v sin 30, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं v स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर। हो गया आपका 2500/2, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -10 इंटू वाई। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। You wanted to calculate height of ball at that moment, so you just replace value of v here. आप जैसे रिप्लेस करोगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 17 था 19। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज अ सिंपल इंटीग्रेशन g/m डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों -g/m डिवाइड बाय एक्स। देन यू पुट द लिमिट, अपर लिमिट डालेंगे r, लोअर लिमिट डालेंगे इन्फिनिटी। तो फर्स्ट वाली टर्म में r बचेगा, सेकेंड वाली टर्म बच जाएगी 0, बट देर इज अ माइनस साइन जो कि इंटीग्रेशन के बाद हमको मिला। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x विद रेस्पेक्ट टू x, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। आई होप आपने ये होमवर्क ढंग से किया होगा और इन सभी सॉल्यूशंस को देखें एक बार, दोबारा से ट्राई करें वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आए थे। अगले टर्न का होमवर्क मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले लिखा था, उसको अटेम्प्ट करके आए। We'll discuss that homework in our 6th lecture. Okay, till then, good luck.